दोस्तों, आइए आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी की बात करें कि कैसे वो इतने सफल और महान म्यूजिक डायरेक्टर बने, कब उनका राइज हुआ और कैसे उनका राइज हुआ, किसको उन्होंने टक्कर दी, किसको पछाड़ के वो नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर बने। इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत जी एक मराठी थे, उनका टाइटल कोडलकर था। और प्यारेलाल जी शर्मा जी थे, वो उत्तर भारतीय थे और उनका रिदम पे बहुत अच्छा आधिपत्य था। और लक्ष्मीकांत जी भी बहुत अच्छे वायलिन और बाकी जो साजो सामान है उसके ज्ञाता थे। तो ये लोग पहले कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट थे, बहुत दिनों तक उनके शागिर्दी में रहे और बहुत से गाने इन्होंने बनाए जिसे कल्याण जी आनंद जी ने यूज किया। लेकिन नाम तो कल्याण जी आनंद जी का आया, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के टैलेंट को रफ़ी साहब ने पहचान लिया। तो रफ़ी साहब ही वो पहले आदमी थे जो उन्होंने मशवरा दिया लक्ष्मीकांत जी को कि भाई आप इतना टैलेंटेड हैं तो अपना म्यूजिक डायरेक्शन खुद करें, किसी के अंदर क्या काम करने का है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आपके गाने गाऊंगा। और तो म्यूजिक डायरेक्टर वो इंडिपेंडेंट काम कीजिए, आप लोग अपना नाम से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के नाम से एक जोड़ी बनाइए। तो जोड़ी रफ़ी साहब के प्रोत्साहन पे लक्ष्मीकांत जी ने ये काम मतलब कल्याण जी आनंद जी को रिजाइन कर दिया और अपनी एक जोड़ी बना के वो म्यूजिक डायरेक्शन का काम शुरू कर दिए। और रफ़ी साहब की कृपा हुई तो उनको फिल्में भी मिल गई एक आध। और रफ़ी साहब ने पहला गीत उनका गाया तो कोई पैसा नहीं लिया, उल्टे 1,000 रुपया जो उनको मिला रफ़ी साहब को, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को 500-500 करके बांट दिया और अपनी तरफ से भी 200-300 जोड़ के दे दिए कि भाई ये आपका पहला काम है, तो इसमें मुझे आशीर्वाद मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे आपसे पैसा नहीं लेने का है। तो इस चीज़ को कभी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भूल नहीं पाए और हमेशा रफ़ी साहब के लिए उनके मन में, हृदय में काफ़ी ऊंचा स्थान रहा। और कभी भी म्यूजिक डायरेक्शन के क्षेत्र में जो गाने इन्होंने बनाए लक्ष्मीकांत जी प्यारेलाल ने, वो सबसे बेहतरीन गाने उन्होंने रफ़ी साहब को बुला के दिए, क्योंकि वो अंदर से रफ़ी साहब को चाहते थे, क्योंकि रफ़ी साहब ने उनको स्ट्रगल टाइम में सपोर्ट किया था। यही कारण था कि जब रफ़ी साहब का थोड़ा लो फेज आया किशोर कुमार जी के वो आराधना के पिक्चर के बाद, तो उसमें बहुत से म्यूजिक डायरेक्टर लोगों ने रफ़ी साहब का दामन छोड़ दिया। वो किशोर कुमार जी के साथ बह चले कि भाई ये नंबर 1 है तो हम लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे, तभी हम लोग नंबर 1 की कुर्सी पर बैठे रहेंगे। तो लक्ष्मीकांत ऐसे आदमी थे जो उन्होंने, प्यारेलाल जी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब को कभी नहीं छोड़ा। उल्टे वो अपने सारे गाने अधिकांश ट्राई यही करते रहे कि रफ़ी साहब ही इस गाने को गाएं। यही कारण है कि राजेश खन्ना के जोर देने के बाद भी हाथी मेरे साथी का जो लास्ट गाना है, नफरत की दुनिया को छोड़ के, वो गाना जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफ़ी साहब के लिए सुरक्षित रखा। हालांकि दिखाने के लिए किशोर कुमार को बुलाया कि राजेश खन्ना समझ जाएं कि किशोर कुमार ये गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं, उनका क्या ख्याल है। राजेश खन्ना के सामने किशोर कुमार जी आए, रिकॉर्डिंग रूम में गाने का रिहर्सल हुआ, तो रिहर्सल के दौरान ही किशोर कुमार ने पकड़ लिया कि ये गाना तो ऊंचे रेंज का है और ये गाने के साथ ये पूरा इंसाफ नहीं हो पाएगा उनसे, क्योंकि हाई रेंज में वो खींच नहीं सकते उतना, वो बात आएगी नहीं। तो उन्होंने कहा ये रफ़ी साहब का गाना है, ये मेरे कैटेगरी का गाना नहीं है, आप रफ़ी साहब को बुलाइए और इस गाने को कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे, मैं तो इसको लेके डूब जाऊंगा। तो वही हुआ, राजेश खन्ना को भी समझ में आ गया कि गायक खुद जब बोल रहा है कि भाई ये गाना सिर्फ और सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते हैं, वही एक न्याय कर सकते हैं, इसमें जान डाल सकते हैं, तो फिर हम क्या करें अब। तो किशोर कुमार भाग गए वहां से और रफ़ी साहब को बुलाया गया और रफ़ी साहब ने जो गाया वो इतिहास बन गया। इतने सारे गाने हैं हाथी मेरे साथी में, लेकिन एक गाना रफ़ी साहब का जो लास्ट में आता है वो सब पे भारी पड़ जाता है, यानी कि 100 चोट सुनार एक चोट लुहार वाली यहाँ बात हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने हमेशा रफ़ी साहब को अपना नंबर 1 गायक बना के रखा। उन्हीं के चलते वो पिक्चर आई लोफर, उसमें आज मौसम बड़ा बेईमान है, इस गाने ने किशोर कुमार के और
राजेश खन्ना के जादू को खत्म कर दिया। रफी साहब पुनः फिर वापस नंबर 1 की कुर्सी पर आ गए, बराबर की टक्कर देने। उसके बाद तो फिर एक से एक गाने रफी साहब के आते चले गए, और यहाँ तक कि R.D. बर्मन को भी जो है रफी साहब के साथ काम करना पड़ा। जो वो रफी साहब को लेके कभी काम करना नहीं चाहते थे, वो किशोर पक्ष के आदमी थे। रफी साहब को बहुत लोग लाइक नहीं करते थे म्यूजिक डायरेक्शन में। आप देखेंगे कल्याण जी आनंद जी भी से भी लड़ाई हो गई थी रफी साहब की, मनमुटाव। R.D. बर्मन भी रफी साहब को लाइक नहीं करते थे, यहाँ तक कि सलील चौधरी भी कभी लाइक नहीं करते थे। तो ये लोग जो कुछ ग्रुप थे वो रफी, अब एक टाइम पे आके O.P. नैयर भी रफी साहब से नाराज हो गए, उनको रिकॉर्डिंग स्टूडियो से भगा दिया कि आपको जरूरत नहीं है। वो महेंद्र कपूर को ले आए। B.R. चोपड़ा जो है खुद रफी साहब को लाइक नहीं करते थे, वो बोले मैं दूसरा रफी पैदा कर दूंगा, वो महेंद्र कपूर को लाए। तो अलग अलग कहानियां हैं। मैंने रफी साहब का इंटरव्यू लिया था। रफी साहब से मैंने पूछा कि आपके पास जब रफी साहब जैसे महान कलाकार थे, गायक थे, तो भाई आप महेंद्र कपूर से क्यों अपने गाने गवा रहे थे? उन्होंने खुल के बोला कि भाई मेरी कहाँ इच्छा थी कि मैं कपूर साहब को लाऊं, मैं तो रफी साहब को गवाना चाह रहा था अपने सारे गाने। लेकिन हमारे ऊपर ये B.R. चोपड़ा साहब का वो प्रेशर था कि भाई जब भी गाएंगे तो महेंद्र कपूर गाएंगे, क्योंकि रफी साहब से उनकी लड़ाई हो चुकी थी। तो ये था कि महेंद्र कपूर में जितना टैलेंट था वो सब मैं निकाल लेता था गाने गाते के वक्त, कि भाई कोई कमी ना छोड़ो, जो भी है अपना पूरा डालो। अच्छा बड़ा तुम रफी के टाइप का तो नहीं हो पाएगा, रफी के कैलिबर का गाना, लेकिन कुछ तो डालो। तो मैं पूरा उनका जो भी टैलेंट था कपूर साहब का वो निकलवा के गाने में डालता था। हमराज के गाने सुनिए, इसी सब रफी साहब ने खुल के बोला कि जो गाने कपूर साहब ने गाए, महेंद्र कपूर ने, वो अगर रफी साहब गाए होते तो गाना कहां से कहां पहुंच गया होता, गाने में जान आ गई होती। वो रफी साहब कत्ल कर दिया करते थे, इतना अच्छा गाते थे वो। तो खैर अभी बात लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की हो रही है कि रफी साहब की प्रेरणा से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपना अलग स्वतंत्र रूप से म्यूजिक डायरेक्शन का काम शुरू कर दिया। पारसमणि पिक्चर आई, पारसमणि हिट हो गई, हंसता हुआ निरानी चेहरा, इसमें एक आध रफी साहब का भी गीत था, वो था डुएट सॉन्ग, वो जब याद आए बहुत याद आए, ये गाना बहुत हिट हुआ। तो 1964 में एक पिक्चर बन रही थी, सूरज चंद बड़जात्या जो हैं उनका कैंप, उनके पिताजी जो है बना रहे थे पिक्चर, एक ताराचंद बड़जात्या, दोस्ती पिक्चर का वो काम चल रहा था। तो उसमें गाने बढ़े, क्योंकि हीरो तो कोई था नहीं बहुत नामी, उसके लिए ये तय किया कि भाई इसमें गाने ऐसे रहें कम से कम 5-6 कि वो गाने के बल पे ही पिक्चर हिट हो जाए, क्योंकि सब न्यू कमर थे, एवरीवन वाज न्यू, सभी न्यू कमर, संजय खान न्यू कमर, 2 लड़कों को लिया गया था, 2 दोस्त बन गए, वो भी नए थे। तो सब जब नए हो तो भाई गाने तो कम से कम हो। तो गाने के लिए रफी साहब तो थे ही, मजरू सुल्तानपुरी से गाने लिखवाए गए। तो म्यूजिक डायरेक्शन किसको दिया जाए? तो जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर नामी लोग थे, कोशिश की गई बड़जात्या कैंप ने भाई कि इसको, बड़े बड़े जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, शंकर जयकिशन हो गए या S.D. बर्मन हो गए, मदन मोहन हो गए, और भी जो भी बड़े बड़े संगीतकार लोग हैं, वो इस गाने को म्यूजिक डायरेक्शन दें, इस फिल्म में। लेकिन जब म्यूजिक डायरेक्टर लोगों ने ये सुना कि इसमें कोई हीरो नहीं है नामी, सब नए लोग हैं, कम बजट की पिक्चर है, तो पैसा भी कम मिलेगा, और नए लोगों के साथ काम करेंगे तो जो है हमारा म्यूजिक फेल होने का चांसेस है, इससे अच्छा है कि भाई कन्नी काट लो। तो सारे म्यूजिक डायरेक्टर जो थे नामी कल्याण जी, आनंद जी, सब लोग पीछे हट गए कि नहीं भाई, हम न्यू कमर के साथ काम नहीं करेंगे, अब बजट भी छोटा है। तो फिर लास्ट में मजरू सुल्तानपुरी ने सोचा कि भाई जब कोई नहीं काम करेगा तो जो हिट म्यूजिक डायरेक्टर अभी हुआ है पारसमणि का, उसी क्यों नहीं लिया जाए। तो उन्होंने सजेस्ट किया बड़जात्या साहब को, भाई आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मौका दीजिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो लोग जरूर न्याय करेंगे मेरे गीतों के साथ। वही हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बुलाया गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इतिहास रच दिया। उनके सारे गाने दोस्ती के एक पर एक हिट आप देखिए, चाहूंगा मैं तुझे, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, सुख, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, जाने वालों मुड़ के देखो जरा,
ये सारे गाने जो हैं आप देखेंगे तो कमाल के गाने बने हैं। गुड़िया रूठी रहोगी, तो लेकिन उससे जो पहला गाना था उसमें जो एक गाना है चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, इस गाने ने तो इतना अच्छा म्यूजिक दिया, इतना दर्द है, इतना हाई रेंज का गाना था। रफी साहब ने इतना अच्छा गाया है इसको कि इस गाने ने मतलब कि सुनने वाले के मतलब कि बहुत ऐसा प्रभाव डाला कि लोग पागल हो गए इस गाने को सुन, क्योंकि इसके दर्द में डूब गए। रफी साहब ने पूरा दिल खोल के गाया है। मितवा वो जो खींचते हैं, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। इस गीत को रफी साहब ने इतना अच्छा गाया। मैं तो भाई ट्राई किया हूँ, मैं तो भाई रफी साहब जैसा नहीं गा सकता हूँ, मैं ट्राई किया हूँ। तो रफी साहब ने इस गीत को एकदम अपनी बुलंद आवाज में और इतने दर्द में डूब गाया कि ये नंबर 1 गीत बन गया। और बिना का जो गीत माला है उसमें सारे गीतों को पछाड़ते हुए नंबर 1 पे पायदान पे पहुंच गया। उस समय संगम पिक्चर आई थी राज कपूर की। शंकर जयकिशन जो म्यूजिक टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर थे, उनके गीत मतलब कि ये जो मेरा प्रेम पत्र पढ़ के कि तुम नाराज ना होना, ये गाना बहुत जबरदस्त बना था। तो ये गाना भी कड़ी टक्कर देने लगा मतलब कि सारे गानों को। लेकिन इस गाने को भी पछाड़ के ये जो दोस्ती गीत है चाहूंगा मैं तुझे, इस गीत ने शंकर जयकिशन जैसे महान म्यूजिक लेजेंड जो हैं, टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर, उनको पछाड़ते हुए, ये मेरा प्रेम पत्र को पछाड़ते हुए दोस्ती के इस गीत ने चाहूंगा मैंने नंबर 1 कुर्सी की जो पायदान है वो हासिल कर ली और नंबर 1 गायक पायदान पे आ गया। वो बिना का टॉप माला में टॉप गीत बन गया। जब ये टॉप गीत बन गया तो चारों तरफ यही गीत बजने लगा, रिकॉर्ड बिकने लगे। संगम का जो गाने थे इसके सामने फीके पड़ गए। अब तो शंकर जयकिशन बहुत वो अंदर अंदर घबरा गए कि कौन म्यूजिक डायरेक्टर आ गया जो हमें कड़ी चुनौती दे दिया है, क्योंकि उन लोग में भी काफी वो अभिमान था, आ गया था कि भाई हम सबसे टॉप के हैं। नौशाद जैसे म्यूजिक डायरेक्टर का रुतबा खत्म कर दिया शंकर जयकिशन ने अपने। इतना अच्छा अच्छा उनके गाने थे, हर तरह के, हर जोनर के। तो एक टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को एक नया लड़के न्यू कमर जो इतने कम उम्र के 18-19 साल के बच्चे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो लोग नए लोग आके इनकी कुर्सी को उन्होंने हिला के रख दिया और नंबर 1 गायक म्यूजिक डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ गए। और बिना का टॉप में उनका नंबर 1 हो गया उनका गाना। और उसमें और भी गाने, दोस्ती के 2 जो गाने हैं वो भी बिना का टॉप में आ गए। कोई तीसरे नंबर पे, कोई 5वें नंबर पे, इस तरह के गाने, दोस्ती के 2-3 गाने घुस गए बिना का में। आप समझ सकते हैं कि क्या जबरदस्त गाने बने थे दोस्ती के। तो उस गाने को लेके जब तहलका मचा दोस्ती के, तो म्यूजिक डायरेक्टर, सारे म्यूजिक डायरेक्टर खफा हो गए। अपने अंदर वो जो है वो जल भुन गए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से। और शंकर जयकिशन जो कि नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर थे टॉप के, उन्होंने नौशाद जी को पीछे हटा के अपना नंबर 1 का कुर्सी हासिल किया था। तो वो तो और घबराए, वो तो और भी बेचैन हो गए, वो तो और भी जल भुन गए कि भाई एक 2 नए छोकरे आके हमारे को चुनौती दे रहे हैं। चुनौती नहीं दे रहे हैं बल्कि बिना का टॉप माला में टॉप उनके गाने आ गए। तो वो लोग उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया और बोलते कि वो जब भी कोई बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर आए तो उसको भाव ना दें, उससे जल्दी मिले नहीं, उनको बोले कि भाई आके घर पे मिलो, ऑफिस से मिलो। तो वो लोग खपा होके जो बड़े बड़े TLV प्रसाद थे, कौन कौन प्रसाद लोग थे साउथ के, वो लोग सारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो लोग जो है शंकर जयकिशन को छोड़ के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास जाने लगे। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास गए तो जो गाना शंकर जयकिशन को मिलने वाला था वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिलने लगा। उसी में जो गाना था जीने की राह का, वो गाना जीने की राह पिक्चर मिल गई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को। और आए दिन बाहर के वो धर्मेंद्र की पिक्चर है, वो भी पिक्चर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हाथ में चली गई।
क्योंकि वो शंकर जयकिशन ने अधिक फीस मांग लिया गाने का, तो उससे शंकर जयकिशन के हाथ से ये पिक्चर निकल गई अपने वो थोड़े गुरूर के कारण। तो शंकर जयकिशन के घमंड के कारण बहुत सा लाभ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को हुआ, और लोग जब उनके दोस्ती के जब गाने आए और आए दिन बाहर के जब गाने हिट हो गए, तो लोगों ने समझ लिया कि एक नए सूरज का उदय हुआ है और ये बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन्हीं को गाने दो अपने बनाने के लिए। तो सारे अधिकांश प्रोड्यूसर जो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही अपने गाने देने लगे बनाने के लिए। और इस तरह से जो उस समय नामी टॉप म्यूजिक डायरेक्टर थे, शंकर जयकिशन हो गए, जो भी ओपी नहीं है, सबका सितारा फीका पड़ने लगा। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के जो हस्ती जो है वो जब स्ट्रांग होने लगी, मतलब तो अब राज कपूर जो है शंकर जयकिशन को जो बनाने वाले थे, लाने वाले थे, प्रमोटर थे, वो भी दामन छुड़ा लिए एक समय में। बॉबी के गाने उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दे दी। सत्यम शिवम सुंदरम के गाने उन्होंने, शुरुआत यहीं से हो गई सत्यम शिवम सुंदरम से ही। सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर ने शंकर जयकिशन को नहीं लिया, ये इस पिक्चर को उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दे दिया कि भाई आप गाना बनाइए। और इसके लिए उन्होंने मुकेश जी को यूज किया, मुकेश जी को लाया और जाके शंकर जयकिशन के पास भेज दिया कि भाई वो आप कन्विंस कर दीजिए कि इस बार जो पिक्चर राज कपूर बना रहे हैं वो किसी और से वो गाने बनवाएंगे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो चाहे कोई हो, तो आप बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके वो मूड का गाना नहीं है, पिक्चर नहीं है। तो आपसे मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपसे फिर मौका दूंगा मैं आपको। ये संदेश राज कपूर का मुकेश जी ने पहुंचाया कि राज कपूर बोल रहे हैं कि कोई बुरा नहीं माने, आपसे कोई मेरी लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये जो पिक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ सत्यम शिवम सुंदरम, ये गाना मैं किसी न्यू कमर से करवाना चाह रहा हूँ। ये आपके जोनर का गाना, मूड का गाना नहीं है, ये फिल्म नहीं है, तो मैं कुछ नए लोगों को मतलब उसमें प्रयोग करना चाह रहा हूँ। तो उसी के तो मुकेश जी ने कन्विंस करके, वो कन्विंस क्या करेंगे, शंकर जी समझ गए कि भाई ये तो राज कपूर के कुछ चाल हैं, अब हम कर भी क्या सकते हैं, राज कपूर से कौन लड़ेगा, जो भी गाना भविष्य में मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा। तो राज कपूर जैसे लोगों ने भी शंकर जयकिशन का दामन छोड़ के लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पकड़ लिया। आप सोच सकते हैं कि लक्ष्मीकांत का सितारा, प्यारेलाल का सितारा कितना बुलंद हो गया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जब हस्ती सूरज चमका भाग्य का, तो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर दोनों का भाग्य का सितारा डूबने लगा। हालांकि शंकर जयकिशन की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन शंकर जी अकेले म्यूजिक दे रहे थे। सन्यासी पिक्चर आई तो उसमें शंकर जी ने म्यूजिक दिया था, वो पिक्चर काफी हिट हुई इनके गाने, लेकिन सिर्फ एक आध गाना फिल्म हिट होने से शंकर जी का सितारा फिर अपने पुराने रुतबे पर नहीं पहुंच सका, वो जहाँ थे वहीं रहे। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का भाग्य सितारा निरंतर चमकता रहा और वो सबको पछाड़ते हुए नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर बन गए। यही कारण था कि जब पिक्चर उस समय 1970 और 80 के दौरान जो भी पिक्चर बनती थी, 70 से लेके 80% गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ही बनाते थे। अब कर्ज पिक्चर देखिए आप, इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना है, क्या गाने दिए उन्होंने, मॉडर्न भी है और उसमें थोड़ा उसमें शास्त्रीय मतलब थोड़ा इंडियन भी है। दर्द दिल, ओम शांति, ओम सब गाने हैं बनाए थे। अब तुलसी में तेरे आंगन की जो है उसमें गाने आए थे। तो लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को कोई किसी से कोई वो नहीं हो पाया, वो अपने धुन में गाने गाते चले गए। अब आप देखेंगे अमर अकबर एंथोनी हो, धर्मवीर हो, आशा हो, सरगम हो, ये सारे जो सुहाग हो, ये सारे जो हिट पिक्चर थे, इसमें म्यूजिक डायरेक्शन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही था। लोफर के सारे गीत, कोई लहरी बाबू, शहरी बाबू, ये मैं तेरे इश्क में न जाऊं, ये सारे गाने जो हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की देन है। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जब सितारा बुलंद हुआ, तो कैसे म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन हो गए और भी जो लोग हैं, ओपी नैयर हो गए, मदन मोहन हो गए, कैसे ये लोग फीके पड़ गए, हम लोग इस एपिसोड में जाने और अगले एपिसोड में और बताएंगे कि क्या कारण था कि रफ़ी साहब
बाकी म्यूजिक डायरेक्टर कुछ लोग थे उससे किनारे, उन लोगों ने रफी साहब को वैल्यू नहीं दिया, उनसे साथ काम करना कोई उचित, मतलब वो लोग ने उनको अवॉइड किया और किशोर कुमार को सपोर्ट किया। तो ये सभी बताऊंगा। और अभी के लिए है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही वो पिक्चर थी आसपास, जिसमें रफी साहब ने अपना अंतिम गीत गाया था, तुझे जाने की आशा है दोस्त करके गजल है कुछ लाइन, वो पढ़ी और उसमें जो भी गाने थे रफी साहब ने गाए। तो म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही पिक्चर से रफी साहब का अंत हुआ। वो उनकी जो है गायकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ही फिल्म से ही अंत हुआ। तो इतनी अच्छी दोस्ती थी। तो आइए आगे दूसरे पार्ट में हम लोग बाकी सुनेंगे कि भाई कैसे रफी साहब ने उस किशोर कुमार के जो युग चल रहा था उसमें अपना अस्तित्व बचाए रखा, बनाए रखा और काफी अच्छा काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।